अकबर के दरबार में उस दिन अजबगजब हलचल थी। सुबह से ही शाही मीनारों पर पताका तेज हवाओं में लहरा रहे थे। संगीतकारों की ढोलकना दानियां दूर तक गूंज रही थी और आम गलियों से लेकर राज दरबार तक लोगों के बीच एक अजीब सा उत्साह फैला हुआ था। सबको पता था कि सम्राट का मन आज कुछ विशेष करने की साजिश में है, पर जिस बात का अंदाजा किसी को भी न था वो था बीरबल की चाल। बीरबल, जिसकी बुद्धि और चतुराई के किस्से पूरे शहर में मशहूर थे, आज कुछ ऐसा करने जा रहा था कि बाद में उसकी चर्चा आने वाली पीढ़ियों तक होगी। दरबार सजा था। राजसी गंध, गुलबहार के फूलों की सजावट और सोने चांदी की झिलमिलाती चीजों ने माहौल को और भी भव्य बना दिया था। अकबर शाही सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर वही सामान्य गंभीरता और एकांत चाही हुई उम्मीद बैठी हुई थी जो हमेशा रहती थी। उनके बगल में बीरबल ने अपनी साधारण मगर सूक्ष्म मुस्कान के साथ जगह ली। वहां दरबारी मंत्रियों की कतार लगी थी। राजा मानसिंह, तोदरमल, अबुल फजल, फैजी, रईस उल हक और कई और नाम जिनकी शान और हैसियत पूरे राज्य में फैल रही थी। हर मंत्री अपने अपने कपड़ों और गहनों से अपनी प्रतिष्ठा दिखा रहा था और हर किसी की आंखों में किस्मत की चमक और थोड़ा सा गर्व भी था। अकबर ने दरबार में बोलने का संकेत दिया और बीरबल ने उठकर कहा, हजूर, आज मैं एक ऐसा खेल पेश करना चाहता हूं जो न केवल मनोरंजन करेगा बल्कि आपकी दरबारियों को उनकी असली पहचान भी दिखा देगा। अकबर के होंठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी। वो बीरबल की सूझबूझ पर भरोसा रखते थे और अक्सर उनकी चालों में गहरे नैतिक और सामाजिक सबक छिपे रहते थे। बताओ तबकीखर, उन्होंने पूछा। बीरबल ने सिर हल्का किया और कहा, हजूर, आज मैं हर मंत्री को एक एक करके राजा बनाना चाहता हूं। दरबार में हल्की सी खलबली मच गई। मंत्रियों के चेहरे पर हैरानी और थोड़ी सी उत्तेजना मिलकर उभरी। राजा बनना, ये विचार किसे पसंद न होता, पर बीरबल की अव्वलियत यह थी कि वह किसी भी चीज को शरारत या सीधी तारीफ में बदलकर गहरा अर्थ दे देता था। अकबर ने चश्मा उठाकर कहा, तुझ पर भरोसा है बीरबल। चाल दिखा। बीरबल ने बिना किसी विलंब के आदेश लिया कि दरबार का मुख्य द्वार खोल दिया जाए और उन सभी लोगों को बुलाया जाए जो चाहें तो अपने आप को नए राजा की तरह पेश कर सके, पर नियम यह था कि हर कोई तब तक राजा बनेगा जब तक वो खुद को राजा साबित कर सकेगा, अपने कर्म, अपने व्यवहार और अपने निर्णयों से। पहला मनोबल के साथ आगे बढ़ा राजा मान सिंह था, एक योद्धा जिसने अकबर के लिए कई रण लड़े थे और जिनकी बहादुरी की गाथाएं अमर थी। बीरबल ने अपने चिरपरिचित अंदाज में कहा, मान सिंह, आज तू राजा बनकर दिखा। मान सिंह ने राजसी वेश धरकर सिंहासन पर बैठने में तनिक भी देर न की। उसने सिर ऊंचा किया, आदेश दिए और तुरंत ही सेना के जनरलों से अभ्यास करवाने का आदेश निकाल दिया। पर बीरबल ने उस पर एक छोटा सा प्रयोग किया। उसने दरबार में कुछ गरीबों और जमींदारों के प्रतिनिधियों को बुलवाया और एक समस्या दी। गांवों में पानी की कमी है, लोग परेशान हैं। यदि राजा मान सिंह उन लोगों के लिए कोई उचित निर्णय ले सके तो वो राजा बना रहेगा। मान सिंह, जो रणभूमि के कुशल थे पर प्रशासन के सूक्ष्म मुद्दों में कम दक्ष, पहले तो क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने कहा, हुक्म करो, किसानों को नई नहरें मिले और जो जमींदार पानी रोके उन्हें सजा मिले। मान सिंह ने कठोर आदेश दिए, पर बीरबल ने उन्हें स्मरण दिलाया कि किसी भी निर्णय का असर केवल कानून से नहीं, सोच और समझ से भी होता है। मान सिंह ने कुछ दिनों के प्रयोग के बाद देखा कि जब उसने सख्ती दिखाई तो कुछ जमींदार गिर गए मगर कई किसान परेशान रह गए, क्योंकि सख्ती के साथ अगर समझ न हो तो न्याय भी पक्षपाती बन जाता है। धीरे धीरे मान सिंह ने बीरबल की नसीहत समझी और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से गांवों का दौरा किया, किसानों की पीड़ा सुनी और जमींदारों से मध्यस्थता कराई। लोगों ने पहली बार देखा कि राजा सिर्फ आदेश नहीं देता बल्कि सुनता भी है। मान सिंह का व्यवहार बदल गया
और वो असल में आज के राजा की तरह महसूस करने लगा। वो राजा बना रहा, पर यह राजा बनने का तरीका उसे खुद नहीं बल्कि लोगों ने सिखा दिया। जब मान सिंह ने अपनी छोटी सी परीक्षा पूरी की तो बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो हजूर, जब किसी को राजा माना जाता है तो राजा वो नहीं जो सिंहासन पर बैठता है, राजा वह है जो लोगों के हक का ख्याल रखता है। अकबर ने संतोष से सिर हिलाया। अगला चरण था तोडरमल। तोदरमल, जो अकबर के वित्त मंत्री थे, पैसे और करों की बातें उनकी ठोड़ी पर चढ़ी रहती थी। उन्होंने पहले ही बताया था कि सम्राट की संपदा का प्रबंधन कैसे कैसे सबसे जरूरी है। बीरबल ने उनको भी राजा बनाने की चुनौती दी। तोडरमल, तुम आज इस राज्य के राजा बनो, पर तुम्हें यह दिखाना होगा कि तुम जनता के लिए क्या करोगे। तोदरमल ने तुरंत करों में कटौती और कर नियमों में सरलता का प्रस्ताव रखा, ताकि व्यापारी और किसान दोनों राहत महसूस करें। पर बीरबल ने उनसे कहा कि केवल कर घटाने से काम नहीं चलेगा, राज्य के खजाने को भी भरना होगा। तब तोदरमल ने बुद्धिमानी दिखाई। उन्होंने भ्रष्टाचार की जड़ में जाने का निश्चय किया, कर संग्रहण के तरीके में पारदर्शिता लाई और उस धन को सामाजिक कामों में लगाया। उन्होंने स्कूलों और अस्पतालों के निर्माण का प्रस्ताव रखा, जिसे अकबर ने अनुमोदित किया। जनता ने खुशी मनाई, व्यापार बढ़ा और करदाताओं ने भी अपनी जिम्मेदारी समझी। तोदरमल ने सीख लिया कि राजा का पद आर्थिक बल के साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी है। वो राजा बन गया और अपनी समझदारी से सच्चा नेतृत्व दिखा गया। अबुल फजल और फैजी, अकबर के निजी विद्वान भाई, दोनों का समय आया। अबुल फजल, जो राजसेवा और इतिहास में निपुण थे, को बीरबल ने एक चुनौती दी। तुम्हें राज्य की कहानियां लिखनी है, पर सबसे पहले तुम्हें यह दिखाना होगा कि तुमने उन कहानियों का मकसद जनता की सोच बदलना है। अबुल फजल ने शिक्षा और संस्कृति को महत्व दिया। उसने किताबें मुफ्त बांटने का प्रस्ताव रखा, ज्ञानसभा आयोजित की और नए विचारों को लोगों के बीच पहुंचाया। उसकी लेखनी ने लोगों के दिलों में सवाल और उत्तर दोनों पनपने दिए। फैजी ने कला और साहित्य के माध्यम से लोगों के जीवन में सौंदर्य और मानवीयता जोड़ी। दोनों ने राजा बनकर दिखाया कि संस्कृति और शिक्षा ही किसी भी साम्राज्य की रीढ़ है। बीरबल ने उन्हें भी राजा माना, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया कि असली शक्ति तलवार में नहीं, शब्द और कलाओं में भी होती है। इस तरह एक एक करके सारे मंत्री, जो पहले अपने अपने विभागों और क्षमताओं तक सीमित सोचते थे, बीरबल के छोटे छोटे प्रयोगों और परीक्षाओं के जरिए उस उच्चतम भूमिका के मानवीय पक्ष को समझने लगे। बीरबल ने उन्हें सिर्फ अधिकार नहीं दिए, वो अधिकारों के साथ जिम्मेदारी और करुणा समझाने की कोशिश कर रहा था। उसने कभी किसी पर जबरदस्ती थोपना नहीं चाहा। वो बस परिस्थितियां बनाकर देख रहा था कि कौन सा व्यक्ति राजा की भूमिका में कितना बदल सकता है। दरबार के इस खेल में केवल मंत्री ही नहीं, बल्कि दरबार के छोटे छोटे लोग, दरबारी से लेकर रसोइया तक, भी शामिल हुए। बीरबल ने उन्हें भी छोटी छोटी जिम्मेदारियां सौंपी और देखा कि जो लोग नेकनियत से काम करते हैं, वे स्वतः ही राजा जैसे गुण दिखाने लगते हैं। एक रसोइया, जिसने सदियों से राजसी भोजन तैयार किया था, उसने गरीबों के लिए रोटी बांटना शुरू किया। एक नौकर, जिसने आज तक सिर्फ आदेश निभाए थे, उसने अचानक अपने सीनियर्स के लिए न्याय की आवाज उठाई। बीरबल की चालें थी, पर उनके पीछे का मकसद साफ था, सम्राट और राज्य के प्रति एक नई समझ और नई जिम्मेदारी पैदा करना। कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब कुछ मंत्री, जो कभी सत्ता के मोहताज थे, ने बीरबल की इस चाल को चुनौती मान लिया। उन्हें लगा कि बीरबल कहीं न कहीं उनकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचा रहा है। वे चाहते थे कि अकबर बीरबल को रोके। कुछ मंत्रियों के बीच मिलीभगत हुई और वे अकबर के सामने जाकर शिकायत करने लगे कि बीरबल दरबार की गरिमा गिरा रहा है और खेल तामाशे से शासन व्यवस्था विसंगत हो रही है। अकबर ने यह सुनकर गंभीर मुद्रा धारण की। उसने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारे इन प्रयोगों से कुछ लोगों को चोट पहुंच रही है। तुम बताओ, क्या यह पथ उचित है? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, हजूर,
मेरा उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति को अपनी वास्तविक जिम्मेदारी का एहसास कराना है। राजा बनने का अर्थ केवल सिंहासन नहीं, सेवा भी है। यदि कुछ लोग इस बात से असहज हैं, तो ये उनके डर का द्योतक है, क्योंकि जब सत्ताधारियों को राजा का अर्थ समझ में आता है, तो वे डर जाते हैं कि उनकी असलियत सामने आ जाएगी। अकबर ने चुपचाप आंखें बंद कर ली और फिर बोले, चलो एक आखिरी परीक्षा दे देते हैं। पूरे राज्य का एक बड़ा फैसला तुम लोगों को लेना होगा। जो मंत्री जनता के हित में सबसे न्यायसंगत निर्णय लेगा, उसे असली राजा कहा जाएगा। बीरबल ने इस तरह से सभी को चुनौती दी कि हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया। इस निर्णय का विषय चुना गया। राज्य के एक सीमावर्ती इलाके में, जो लगातार मारपीट और लूटपाट से जूझ रहा था, उस इलाके का स्थायी समाधान क्या होना चाहिए? कुछ मंत्रियों ने सैनिक बल भेजने की बात कही, कुछ ने कड़ी सजा और नियंत्रण की नीति सुझाई, तो कुछ ने आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण का प्रस्ताव रखा। बहसें इतनी गर्म हुई कि दरबार का माहौल तनावपूर्ण हो गया। किंतु बीरबल ने सबको शांत किया और कहा, राजा वही है जो समस्या के जड़ तक जाता है, न कि केवल उसकी शिखर परत को काटता है। फैसला हुआ कि इस इलाके में राजसैन्य की जगह पहले सामाजिक सुधार, शिक्षा और न्यायिक सुधार लागू किया जाए। गांवों में पंचायतों को सशक्त बनाया गया, युवा वर्ग को प्रशिक्षण दिया गया और व्यापार के नवाचारों को बढ़ावा दिया गया, ताकि लोग रोजगार पा सकें। साथ ही जो अपराधी थे, उन्हें पुनर्वास के व्यापक कार्यक्रमों में शामिल किया गया। ये नीति कठिन और समयसाध्य थी, पर दीर्घकालिक परिणाम देने वाली थी। परिणाम ये निकला कि कुछ महीनों के भीतर ही उस इलाके में सुस्ती और अशांति कम होने लगी। लोगों ने अपनी जमीनों पर फिर से काम शुरू किया, बच्चों ने स्कूलों में दाखिला लिया और अपराधों में भी गिरावट आई। ये सफलता बीरबल के प्रयोग का सबूत थी, क्योंकि उसने मंत्रियों को राजा बनाकर दिखाया कि वास्तविक राजा वो है जो सोचता भी है और सुलझाता भी है। धीरे धीरे राज्य के लोगों में भी ये संदेश फैल गया कि राजा वह है जो सेवा करता है। लोग अब मंत्रियों और अधिकारियों से अपने अधिकार मांगने लगे, वे सिर्फ आदेश मानने वाले नहीं रहे। इस परिवर्तन से कुछ पुराने शक्तिशाली लोगों को झटका लगा। उनका नियंत्रण थोड़े कमजोर हुआ, पर जनता का जीवन बेहतर हुआ। अकबर ने इस परिवर्तन को देखा और गर्व से भर उठा। उसने बीरबल को गले लगाकर कहा, तुमने आज न केवल मेरे मंत्रियों को, बल्कि पूरे दरबार को राजा बनने का पाठ पढ़ाया है। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब दरबार में एक अज्ञात विद्रोही आया, एक बुजुर्ग किसान जिसने वर्षों से राजमहल के बाहर अपनी पीड़ा बांटने की हिम्मत नहीं की थी। उस किसान ने सीधे सम्राट के सामने आकर कहा, हजूर, आपके मंत्री और दरबार ठीक कर रहे हैं, पर क्या आपने कभी अपने स्थान पर खड़े होकर सोचा है कि आप ही हमारे राजा हैं? आप हमें सुनते ही नहीं। ये शब्दों का अटूट प्रहार था। अकबर की आंखों में चमक थी, पर वे असहज भी हुए, क्योंकि सत्ता का अर्थ केवल देने का नहीं, लेने का भी होता है। और वो वक्त था जब सम्राट ने अपनी कहानी को भी राजा बनने के शास्त्र में डालकर देखा। अकबर ने नरम स्वर में कहा, तुम सही कहते हो, राजा वही है जो सुनता है। वो दिन था जब अकबर ने राज्य के लिए और भी ज्यादा न्याय और करुणा की नीति अपनाई। उसने लगातार प्रजा की सुनवाई के लिए साप्ताहिक दरबार खोला, जहां आम लोग सीधे सम्राट से अपनी शिकायतें और सुझाव रख सकते थे। बीरबल का उद्देश्य पूरा हो चुका था। वो सबको राजा बनाने की परिकल्पना लेकर आया था, ताकि वे समझें कि असली सत्ता क्या है। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। बीरबल ने शिक्षा का ऐसा बीज बोया कि आने वाली पीढ़ियां उसका फल खाने लगी। मंत्रियों ने अपने स्वभाव में परिवर्तन देखना शुरू कर दिया। जो कड़क और रूखे थे, वे अब नरम और समझदार बन गए। जो केवल परंपरा के पक्के थे, वे अब नए विचारों को अपनाने लगे। दरबार में संवाद और सहयोग का वातावरण बन गया। लोग अब अपने अपने क्षेत्र में राजा बनकर जिम्मेदारियां निभाते थे। कोई कानूनी मामलों में, कोई आर्थिक नीतियों में, कोई सामाजिक सुधारों में अग्रणी था।
कहानी का एक प्रासंगिक पल वह था जब बीरबल ने स्वयं अकबर से कहा, हजूर, अब आप भी राजा बनिए। वो राजा जो निडरता से नहीं, समझदारी से निर्णय लेता है। अकबर ने गंभीरता से उत्तर दिया, मैं हमेशा राजसी कर्तव्यों को समझता रहा हूं, पर आज मैंने सीखा कि राजा बनना केवल अधिकार का उपयोग नहीं, अर्थपूर्णता का बोध है। अकबर ने राज्य की नई नीतियों का समर्थन बढ़ाया और जनता के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए नए नए कार्यक्रम आरंभ किए। इस परिवर्तन का सबसे बड़ा असर यह हुआ कि राज्य की सीमाएं न केवल जमीन पर बल्कि लोगों के दिलों में भी विस्तारित हो गई। लोगों ने अपने सम्राट को सिर्फ दूरदर्शी शासक नहीं बल्कि सच्चे हितैषी के रूप में देखना शुरू किया। समाप्ति के समय बीरबल ने एक बार सबको इकट्ठा किया और कहा, आज आप सब राजा बनकर दिखे, पर सच्चा राजा वही है जो अपने आप को हमेशा जनहित के लिए तल्लीन रखे। सिंहासन का अर्थ केवल सम्मान नहीं, सेवा भी है। राजा वह नहीं जो वंशानुक्रम से आता है, बल्कि वह है जो मानवीयता से जीता है। उन शब्दों का प्रभाव ऐसी तरह से पनपा कि दरबार के हर सदस्य ने उन्हें अपनी आत्मा में उतार लिया। कहानी में एक खूबसूरत अंत यह था कि जब बीरबल ने अंतिम बार सबको देखा तो उसने महसूस किया कि उसका असली मकसद पूरा हो चुका है। वो हर उस चेहरे में परिवर्तन देख रहा था जिसे उसने राजा बनने की स्थिति दी थी। कुछ तो पहले से बेहतर हो चुके थे, कुछ ने भीतर से बदलना प्रारंभ कर दिया था, और कुछ केवल दिखावे में ही सही परंतु आचरण में अब पहले से अधिक संवेदनशील बने थे। बीरबल का खेल जितना चालाकी भरा था उतना ही मानवीय भी था। उसने सत्ता की शारीरिकता के बजाय उसके नैतिक उन्नयन पर जोर दिया। उसे पता था कि एक समाज तभी सफल होता है जब उसके नेता केवल आदेश नहीं देते बल्कि समझते, सुनते और सहते भी है। कई वर्षों के बाद जब बीरबल की कथा लोगों के बीच बताई जाती तो लोग उसी कहानी को दोहराते। वो कहानी जिसमें एक अद्भुत बुद्धि वाले व्यक्ति ने दरबार के हर सदस्य को राजा बनाकर दिखाया और उन्हें सिखाया कि राजा वही होता है जो लोगों के बीच जिए और लोगों के लिए जिए। अकबर के शासनकाल की ये नई नीतियां सदियों तक कहानी बयान बनकर गूंजती रहीं। बीरबल की ये चाल, जिसने सारे मंत्रियों को एक एक करके राजा बनाया, वो केवल एक खेल नहीं थी, वो समाज सुधार की एक अनूठी मिसाल थी जिसने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा नेतृत्व अधिकार की सत्ता के बजाय सेवा की भावना में बसता है। और उस दिन से जब भी कोई नया अधिकारी सिंहासन पर बैठता, उसे बीरबल की वो सीख याद दिलाई जाती, राजा वो नहीं जो सिंहासन पर बैठता है, राजा वह है जो अपने लोगों की पीड़ा पर ध्यान देता है, जो उनके साथ चलता है और जो अपने निर्णयों से समाज को बेहतर बनाता है। इस तरह अकबर के दरबार में बीरबल की चाल ने न केवल आज को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी राजा बनने का वास्तविक अर्थ सिखा दिया। और ये कहानी जो उस दिन शुरू हुई थी, हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमिट हो गई। बीत रहे थे अकबर के दरबार के वही दिन जब शहर में हल्की सी बेचैनी थी, पर इस बेचैनी की वजह कोई युद्ध नहीं, न ही कोई अकाल। दरबार में बैठे लोग अपने अपने आयामों में मिसमिलाए हुए थे, कुछ कामों की व्यस्तता में, कुछ महल की भव्यता में और कुछ अपने अहंकार की चमक में। बीरबल उसी कपटी मुस्कान के साथ दरबार में आया, पर आज उसकी आंखों में कुछ अलग ताजगी थी। उसने महल के कोने कोने में फैले उन छोटे छोटे दुखों को देखा जो अक्सर किसी बड़े निर्णय के बिना दबकर रह जाते थे। जहांपनाह अकबर आज थोड़े चिंतित थे। उनकी चिंता का कारण था एक अजीब घटना। रजवाड़े के पास के एक गांव से एक खतरनाक परंतु आध्यात्मिक मान्यता रखता सांप दरबार के पास देखा गया था। उस सांप ने कई लोगों को आतंकित कर दिया था और गांव वालों की मान्यता थी कि उसी सांप की वजह से उनका कुआं सूख गया, गाय बीमार हो गई और बच्चे रात में डर से सो नहीं पाते। लेकिन सही मायने में डर और अंधविश्वास की जड़ उस गांव के तल में गहरी थी। लोग समझते थे कि अगर किसी राजा ने उस सांप को पकड़कर मारा तो समस्या सुलझ जाएगी। पर बीरबल ने ऐसा कुछ सुझाया जो किसी ने कल्पना भी न किया था। उसने कहा, जहांपनाह, आपको सांप को पालना होगा।
दरबार में एक क्षण का सन्नाटा फैला। कुछ मंत्रियों ने यह सुझाव मजाक समझ लिया, कुछ ने उसे पागलपन करार दिया, पर बीरबल की आंखों में जो दृढ़ता थी वो किसी भी मजाक की तरह नहीं थी। अकबर ने अपनी सूझबूझ से कहा, बीरबल, तुम ऐसा क्यों कहते हो? अगर हम उस सांप को मार दें तो गांव वाले आराम महसूस करेंगे। बीरबल ने धीमी आवाज में कहा, हजूर, मैं जानता हूं कि पहली सुनने में यह विचार विचित्र है, पर इसकी जड़ हमारी सोच में है। हम प्राय उस चीज को नष्ट कर देते हैं जो हमें डराती है, पर क्या हमने कभी सोचा है कि डर को पालने से उसका स्वरूप बदल सकता है? सांप का भय तो उस गांव की असुरक्षा और उपेक्षा का प्रतीक है। उसे पालकर हम उस भय के कारणों का इलाज कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों में मान रखा और गांव के लोगों का हाल जानने भेजा। पाया गया कि गांव के कुछ मुखिया और संपन्न लोग ही कुएं और जमीन का बेहतर भाग ले लेते और बची खुची जनता को तड़पने देते। खेतों में पानी की कमी इसलिए थी क्योंकि पास के राजा प्रतिष्ठित एक जमींदार ने नहर का रास्ता बदल रखा था ताकि उसका जगहांतरण फायदा बढ़े। साथ ही वहां के बच्चे पढ़ाई छोड़कर काम करने पर मजबूर थे। इस तरह का सामाजिक और आर्थिक असंतुलन ही गांव में भय और असमर्थता का कारण बना था और लोग उस सांप को उन सब बुराइयों का दूत मान बैठ गए थे। बीरबल ने अकबर से निवेदन किया कि पहले हमें उस भय का रूप पहचानना होगा और फिर उसे पालकर नियंत्रित करना होगा। अकबर ने अंततः बीरबल की सलाह मान ली और ठान लिया कि वे स्वयं उस गांव जाएंगे। जब अकबर और बीरबल गांव पहुंचे तो लोगों की आंखों में वही चेतक सी खालीपन थी, पर इस बार अकबर के साथ आई हुई बात ने उन्हें झकझोर दिया। अकबर ने गांव वालों के बीच एक खुली सभा बुलवाई और शांति से बैठकर हर किसी की पीड़ा सुनी। बीरबल ने गांव वालों से कहा, हमें उस सांप का प्यार करना होगा, उसके साथ रहकर हमें समझना होगा कि वो क्यों यहां है। ये सुनकर गांव वाले आश्चर्यचकित तो हुए, पर उनके चेहरे पर थोड़ी सी उम्मीद भी उभर आई। बीरबल ने गांव में कई उपाय किए। सबसे पहले उन्होंने सांप को मारने की योजना को ठुकरा दिया। वे जानते थे कि मारने से केवल भौतिक रूप से समस्या का नाश होगा, पर उसका प्रतीक बाकी रहेगा। बल्कि उन्होंने गांव में एक छोटा सा संरक्षण केंद्र बनवाया जहां लोग सांप और अन्य वन्य जीवों के साथ सहअस्तित्व सीख सकें। वे स्वयं उन लोगों के साथ रात में बैठते, सांप के बारे में शासकीय लेख पढ़ते और साथ में समझाते कि प्रकृति में हर जीव का अपना स्थान है। उन्होंने गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक छोटी पाठशाला शुरू करवाई और साथ ही पानी के प्रबंध के लिए नहर के रास्तों की जांच करवाई। सांप को पालने का विचार केवल शाब्दिक नहीं था। बीरबल ने गांव के लोगों को सिखाया कि डर को पाल पाल कर उसका सार समझना ही उसका अंत कर सकता है। धीरे धीरे गांव वालों ने देखा कि जब वे सांप की कहानी सुनते, समझते और उससे जुड़ी परंपराओं का अध्ययन करते तो उनका भय कुछ हद तक कम होता गया। उन्हें सांप के व्यवहार और उसकी जरूरतों का ज्ञान हुआ। क्यों वह सर्टेन जगहों पर आता, किस तरह का खाना वह चाहता और किस तरह के परिवेश में वो शांति से रहता है। इसी बीच बीरबल ने गांव के साथ साथ वहां के जमींदारों और धनिकों से भी समझौता करने की नीति अपनाई। उसने अकबर के साथ मिलकर जमींदारों को समझाया कि पूरा गांव तभी फल फूल सकता है जब वहां के सभी लोग साथ मिलकर काम करें। राजा ने कुछ कर छूट और सरकारी योजनाओं का वादा किया जो गांव की नब्ज को फिर से स्वस्थ करेंगे। इसके बदले में जमींदारों को भी ये एहसास कराया गया कि समाज के साथ उनके संबंध सिर्फ लाभानी के लेन देन तक सीमित नहीं है, उनमें दयालुता और सम्मान भी शामिल है। समय के साथ जो लोग पहले सांप को देखकर कांपते थे, वे अब उसके बारे में बात करने लगे। एक बूढ़े महिला ने बताना शुरू किया कि वो छोटी सी लड़की थी जब एक सांप ने उसके घर के बाहर अपना सिर निकाला था और उसने उससे डर कर घर छोड़ दिया था। उस दिन से उसने समाज में बदलाव की चाह रखने की ठानी। बीरबल ने उसकी कहानी सुनी और उसे गांव के बच्चों को पढ़ाने का काम दिया, क्योंकि डर का सामना करके ही लोग समझते हैं
कि किस तरह से उन्हें उसकी वजह पर काम करना है। धीरे धीरे पानी के नल बहने लगे, खेतों में हरियाली लौट आई, बच्चे स्कूल जाने लगे और गांव में फिर से हंसी गूंज उठी। सांप अब गांव के किनारे से अंदर नहीं आता था, क्योंकि उसे अब वहां शोर और तंग हताशा कम मिली। उसने अपने प्राकृतिक आवास की ओर लौटना शुरू कर दिया। मगर सबसे बड़ी बात यह थी कि लोगों का भय गायब नहीं हुआ, पर वो बदल कर समझ में आ गया। वे अब उसे तिरस्कृत करके मारने की बजाय उसके साथ सहस्तित्व करना सीख चुके थे। कई महीनों के बाद अकबर ने मिलने का निश्चय किया कि वे फिर से उस गांव जाएंगे। जब वे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गांव का मुखिया अब पहले जैसा कठोर नहीं रहा। उसने अपनी बातें बदल ली और गांव के विचारों को राज्य भर में बांटने की सोचने लगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा, जो एक छिपे हुए संत की तरह शांति से बैठा था। पर कहानी यही थमती नहीं। एक दिन गांव के किनारे एक तड़कती हुई खबर आई। नजदीकी जंगल में एक बड़ा सांप पाया गया था और वो उसी तरह डर पैदा करने लगा था जैसा पहले था। गांव वाले घबरा उठे, पर इस बार उनके निर्णय में एक अलग तरह की समझ झलक रही थी। वे बीरबल के बताए नियमों के अनुसार कार्य कर रहे थे। पहले वे न टूटे हुए विश्वास के साथ बेतुके हस्तक्षेप करते, पर अब वे पहले समझकर फिर कार्य करने लगे। उन्होंने जंगल अधिकारियों को बुलाया, उनका सहयोग किया और सांप के लिए उपयुक्त आवास की व्यवस्था की। उस सांप को पकड़ा गया नहीं, पर उसे सुरक्षित जंगल में स्थानांतरित किया गया और उस प्रक्रिया में गांव के लोगों ने एक नई जिम्मेदारी की अनुभूति की। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने मुझे और हमारे दरबार को एक अजीब परिदृश्य दिखाया। तुमने कहा था, जहां पनाह, आपको सांप को पालना होगा। पर यह पालना केवल जीव को पालना नहीं था, यह भय को पालना, समझना और उसका समाधान करना था। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हजूर, जब हम किसी चीज को मारते हैं तो उसके प्रतीक अपने आप नहीं मिटते। हमें किसी समस्या को समाप्त करने के लिए उसके कारणों पर काम करना चाहिए। सांप तो केवल एक संकेत था, असल काम था समाज के तरीके बदलना, लोगों की सोच, उनके संसाधन और उनके अधिकारों को सशक्त करना। समय के साथ उस गांव का उदाहरण समाज में फैल गया। अन्य गांवों और कस्बों ने भी यही राह पकड़ी। वे किसी भी डर या समस्या को केवल जहर समझकर नष्ट करने की जगह उसके कारणों की जांच करने और समझने पर काम करने लगे। ये परिवर्तन तब और भी स्पष्ट हुआ जब उस राज्य ने सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों और शिक्षा के जरिए अपने नागरिकों की सहन शक्ति बढ़ाई। कहानी का असली निहितार्थ तब स्पष्ट हुआ जब कुछ वर्ष बाद वही गांव एक उत्सव का केंद्र बन गया। लोग वहां दूर दूर से आते, क्योंकि वहां के मेलों में ज्ञान का वितरण होता और सांप के प्रतीक को अब कोई भय के रूप में नहीं, बल्कि चेतना के प्रतीक के रूप में लिया जाता। एक बच्चे ने, जो बीरबल की पाठशाला में पढ़ता था, खुलकर कहा कि उसने सीखा है कि डर को पालना उसका नाश नहीं बल्कि उसका रूपांतरण है। उस बच्चे की आंखों में वो चमक थी जो आने वाले कल के निर्माण का संकेत देती थी। आखिरकार बीरबल की वो चाल, जिसने शुरू में सबको अचरज में डाल दिया था, साबित कर गई कि शासन का असली काम केवल आदेश देने का नहीं, बल्कि समाज की जड़ों को समझने और उन्हें पोषण देने का है। जहां अपना अकबर ने भी ये अनुभव किया कि राजा तो केवल सिंहासन पर बैठने वाला नहीं, बल्कि वह है जो अपने प्रजा की पीड़ा को समझकर उसे दूर करने का साहस रखता है। कई सालों के बाद जब बीरबल उस महल से अलग हो गया, तो भी उसकी वो सीख ज्यों की त्यों गांव के लोगों की जुबान पर और उनके हृदय में झिलमिला रही। वे अक्सर बच्चों को कहते, जब भी किसी चीज से भय हो, पहले उसे समझो, उसके कारणों की खोज करो, क्योंकि कई बार डर सिर्फ आपके समाज का आईना होता है। और इस तरह वो दिन जब बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, आपको सांप को पालना होगा, इतिहास की किताबों में केवल एक विचित्र वाक्य के रूप में नहीं रहा। वो वाक्य उन लोगों के लिए मार्गदर्शक बन गया जिन्होंने सीखा कि समाधान तब मिलता है जब हम भय को अपनाकर
उसके भीतर झांकते हैं और उसके कारणों पर काम करते हैं। तब से उस राज्य में न तो सांपों का अभाव हुआ और न ही डर की आत्मा का कभी नाश, बल्कि लोगों ने उसे समझना सीखा और उसकी वजह से वे और मजबूत बन गए। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, परंतु इसने इतना सिद्ध कर दिया कि बीरबल की बात विडंबना से भरी थी। कभी कभी एक प्राणी को पालना ही समाज को पालने का मार्ग होता है। दरबार की घंटियां अभी बजी ही थी कि शाही रसोई पहले से ही खूब हलचल में थी। त्योहारों की तैयारी थी और अकबर ने आज स्वयं अपने दरबारियों के साथ भोज का आयोजन किया था। न सिर्फ दरबार के महत्वपूर्ण लोगों के लिए, बल्कि उन कुछ अनजान चेहरों के लिए भी, जिन्हें अकबर अक्सर आमदनी और औकात के बावजूद अनदेखा नहीं करता। महल के आंगन में फूलों का घेरा लगा था, रंग बिरंगी चादरें बिछी थी और ढेर सारी रोशनी ने शाम को सोने की तरह चमका दिया था। पर उस भव्यता के बीच एक चुपसी हवा थी। कोई बात, कोई ख्वाहिश, कोई इर्द गिर्द पलटती सी मुस्कान, जिसका अर्थ सिर्फ वही समझते थे जो दरबार के और भी भीतर थे। बीरबल उसी दिन महल में किसी काम से नहीं थे। वे चुपके चुपके बैठकर अकबर की हल्की सी उदासी पर ध्यान दे रहे थे। अकबर वैसे भी अपनी आत्मा के कुछ कोनों में अक्सर बेचैन रहते थे। वे एक आदर्शवादी शासक थे और जनहित की बातें अक्सर उनकी नींद उड़ा देती थी। आज का भोज एक तरह से उनकी जश्न सी थी, पर साथ ही वे ये भी देखना चाहते थे कि उनका दरबार कितना सौम्य और कितना सचेत है। उन्होंने स्वयं ही आज के भोजन की मेजबानी का जिम्मा लिया था, ताकि वे लोगों के चेहरे से झूठी चमक और असल मुस्कान दोनों देख सकें। दरबारियों में हर व्यक्ति की अपनी अपनी चाल थी। कुछ बदनामी से कहीं दूर, कुछ अपने आप को ऊंचा समझते और कुछ ऐसे भी थे जिनकी आंखों में लगातार किसी जाल की सिलवटें होती थी। कोई लाभ की लालसा, कोई ताने बाने में छुपी चाल। उस दिन महल के एक कोने में, जहां कुछ नवयुवक और पुराने दरबारी मिलकर बैठते थे, एक नई सी साजिश पनप रही थी। नवयुवकों में सबसे शरारती और उसकी हंसी सबको चिढ़ाने वाली थी। उसका नाम शहजाद था, पर वो किसी शहजादी या राजघराने का नहीं था। नाम बड़ा था, पर जिंदगी छोटी और उधेड़बुन से भरी थी। शहजाद का चेहरा हंसमुख था, पर आंखों के कोने में कुछ अनसुलझा रहस्य रहता था। वो मजाक करना जानता और मजाक से भी कहीं ज्यादा दूसरों के ऊपर अपनी पकड़ जमाना चाहता था। शहजाद की एक मित्र थी, मीरा, जो रसोई में काम करती थी और उसकी दिल की बातों को अच्छी तरह समझती। मीरा में उस हल्की सी चतुराई और समझ थी जो रसोई के धुएं और मसालों में टिक जाती है। वो जानती थी कि शहजाद की हर हरकत के पीछे अघोषित किसी दर्द या किसी शक्ति की तलाश छिपी रहती है। शहजाद ने कुछ दिनों से दरबार में ध्यान खींचने और अपनी साहसिकता दिखाने की योजना बना ली थी। वो चाहता था कि अकबर स्वयं उसे देखकर मुस्कुराए, उसे चेताए, उसे कभी दांतों से न कहें पर उसे पहचाने। मगर शहजाद का अहंकार छोटा न था और उसकी हंसी बड़ी तेज थी, इसलिए उसकी चालें अक्सर नियमों की हद पार कर डालती। वो दिन आया जब शहजाद ने सोचा कि क्यों न एक मजाक किया जाए जो सबका ध्यान खींच ले। उसने धड़कते दिल से आशा की कि अगर उसने कोई अजीबोगरीब कारनामा कर दिया, जैसे कि अकबर के खाने में कुछ मिलाकर, पर उसे किसी के मरने का निश्चय नहीं था। बस वो चाहता था कि लोग चौंके, चर्चा करें और शहजाद की शरारतों की गूंज महल भर जाए। उस निश्चय में उसने मीरा को भी शामिल किया। उसकी मीठी हंसी और मासूमियत यही सोचने पर मजबूर कर रही थी कि शहजाद का मजाक कोई बड़ी हानि नहीं पहुंचाएगा। वो सिर्फ एक झटका, एक डर और फिर सबका हंसना चाह रहा था। मीरा ने हिचकिचाहट दिखाई, पर शहजाद की जिद और चालाकी ने उसे मनाने में कामयाबी पाई। बस थोड़ा सा असर दिखेगा, उसने कहा। तुम देखना, जब सम्राट कुछ देर के लिए बेहोश सी दिखेंगे तो हम सबको भी शर्माएगी और बात वही खत्म हो जाएगी। इससे बड़ा नामदान हमें कौन देगा। मीरा के मन में अनचाही विचार उठे, पर उसने शहजाद की आंखों में उस बेचैनी को भी देख लिया
जो उस पर हावी थी, आत्मस्वीकृति की चाह, किसी से ऊंचा उठने की लालसा। उसने खुद को समझाया कि मजाकों में हदें नहीं होनी चाहिए, पर उस दिन उसकी समझ और शहजाद की आवाज में बनी एक खामोश गठरी ने उसे उसी दिशा में धकेल दिया। रसोई में जाकर शहजाद ने कुछ ऐसा लिया। वर्णन में मैं उस चीज का नाम नहीं लूंगा, पर कहूंगा कि वो एक छोटा सा मिश्रण था, जिसे उसने किसी पुराने किस्से की तरह जहर कहा। उसने उसे पूरी तरह से अनदेखा समझ कर रखा, किसी भी वैज्ञानिक या चिकित्सीय जानकारी के बिना। शहजाद का भरोसा सिर्फ ये था कि असर थोड़ा सा होगा और भ्रम पैदा करेगा, कोई मौत नहीं होगी। मीरा ने उसकी आंखों में झांका और वे दोनों हंसे, ये सोचकर कि यह तो सिर्फ एक शरारत है। भोजन के समय अकबर के सामने विशाल थाली रखी गई। मेज पर सजे व्यंजन इतने आकर्षक थे कि किसी को उनके स्वाद की परवाह नहीं थी। सबकी निगाहें अकबर पर टिकी थी। अकबर, जिनकी आंखों में हमेशा लोगों के प्रति आदर था, अपने देवत्यों में से किसी को समझते हुए बोले, आज का भोज विशेष है। हम सभी को एक साथ मिलकर खाने और हंसने का समय चाहिए। उनका स्वर मधुर था और चेहरा हमेशा की तरह उदार। शहजाद ने भीतर से कांपा। अब पीछे हटना मुश्किल था। उसने अपनी निकटता का उपयोग कर रसोई से निकला और वो छोटा सा मिश्रण थाली के किनारे रख दिया, ऐसे कि वो दिखता भी न हो और असर भी कर दे। फिर वो दूर खड़ा हो गया। लोग हंसे, चर्चा हुई और भोजन शुरू हुआ। खाने के कुछ देर बाद अकबर ने अचानक ठिठक महसूस की। उनकी पीठ पर ठंडी हवाएं गुजरी, आंखों के कोने में अजीब सी धुंध आई और वे कुछ देर के लिए स्थिर रहे। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने तुरंत नजदीक जाकर उनका हाथ पकड़ा और मुख पर ध्यान दिया। अकबर की सांसें अस्थिर हुई, पर वे गहरी नहीं थी। कुछ मंत्रियों ने फुर्ती दिखाई, कुछ ने चिल्लाकर कहा कि कोई जादू किया गया है। मीरा, जो रसोई से आई थी, खड़ी रही और उसके हाथ कांप रहे थे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, पर वो कुछ कह न सकी। शहजाद का चेहरा सफेद पड़ गया, पर उसकी आंखों में कुछ कुछ अब पछतावे की चमक थी। बीरबल बिना विलंब के आदेश देने लगे, लेकिन उनके शब्द कठोर नहीं, सोच समझ वाले थे। उन्होंने दरबार को शांत किया और कहा कि पहले हमें सम्राट को सुरक्षित रखना है। तेज कदमों से शाही वैद्य और कुछ भरोसेमंद मेडिकल सहायक पास आए। वे अकबर को शांत करने की कोशिश करने लगे। शहजाद की सांसें तेज हो गई। उसने उन लोगों की तरफ देखा जो उसकी ओर निगाहें करके कहते थे, अब सामने आने का समय था। मीरा का मन टूट गया और उसने सबके सामने आकर अपनी जुबान खोल दी। उसने बताया कि शहजाद ने एक मजाक किया है, कि वो कुछ मिला कर गया था, पर उसका इरादा किसी को मारने का न था। शहजाद खुद अपनी गलती मानने के लिए नहीं झिझका। वो गिर पड़ा और चिल्लाया कि उसने सोचा था कि ये केवल डराने की चाल होगी। पर बीरबल ने कहा कि इरादे से अधिक परिणाम अहम होते हैं, और परिणाम ये था कि अकबर की जान खतरे में थी। अकबर जिंदा थे, पर कुछ घंटों के लिए उन्हें किसी अजीब सी कमजोरी ने घेर लिया। वैद्य बताते रहे कि किस्मत अच्छी थी कि ये असर बहुत तेज नहीं था, पर यह खतरा एक बड़ा संकेत था। दरबार में अचानक चर्चा का माहौल बदल गया। अब बातें मजाक से न्याय तक चली गई। कुछ मंत्रियों ने तुरंत सख्ती की वकालत की। उन्होंने कहा कि किसी ने भी राजा के भोजन में छेड़छाड़ की, वो जुर्म बड़ा और दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटनाओं को सख्ती से दंड मिलना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई ऐसा कृत्य करने की हिम्मत न करे। शहजाद के चेहरे पर डर व शर्म दोनों छलक रहे थे। उसे पता था कि अब उसे बड़े परिणामों का सामना करना पड़ेगा। बीरबल ने दरबार को रोका और कहा कि इस तरह के मामलों में तुरंत दंड देना आसान है, पर क्या उस दंड से समाज में जो जड़ें हैं वो मिटेंगी? उन्होंने लोगों की आंखों में झांका और वहां जो दाग और दूरी थी उसे समझा। बेशक किसी ने इस तरह का कृत्य किया, पर उसके पीछे जो कारण थे, कोई स्वार्थ, कहीं पर दबा हुआ क्रोध, शायद पहचान की चाह,
उन पर भी ध्यान देना जरूरी था। बीरबल ने सुझाव दिया कि पहले ऐसी घटनाओं की तह तक जाकर देखने की आवश्यकता है कि किस तरह इस तरह की शरारतें जन्म लेती है। उन्होंने कहा कि दंड के साथ सुधार भी जरूरी है, खासकर तब जब अपराधी युवा हों और उनके कर्म गलत जुबा से प्रेरित हों। अकबर ने उनकी बातें सुनी और गंभीरता से कहा कि हम न तो अपराध को सही ठहराएंगे और न ही दंड की कठोरता में अंधे बनेंगे। उन्हें न्याय चाहिए, पर साथ ही ये भी चाहिए कि समाज समझे कि इस तरह के मजाक के क्या परिणाम होते हैं। अदालत लगाने का निर्णय हुआ और शहजाद को बहस के लिए पेश किया गया। दरबार में शहजाद की आंखों में शर्म और अज्ञानता का मिश्रण दिखाई दिया। उसकी मां, जो पिछली कतार में बैठी थी, उसे प्रार्थना कर रही थी। मीरा ने भी अपना सिर झुका लिया। कुछ लोगों ने कहा कि उसे वही फांसी की सजा दी जानी चाहिए, पर कुछ ने यह भी कहा कि युवा को शिक्षा और समाज का मार्ग दिखाने की जरूरत है। इस बीच बीरबल ने शहजाद से लंबी बातचीत की। वे चाहते थे कि युवक स्वयं बताए कि उसने ऐसा क्यों किया, उसकी मजबूरियां क्या थी और क्या उसे समाज से कोई उम्मीदें थी जिन्हें पूरा न कर पाने से वो उस ओर चला गया। शहजाद ने धीरे धीरे सब कुछ खोल दिया। उसने बताया कि वो हमेशा से समाज में पहचान चाहता था, कि उसके पास न दौलत थी न घर का मान, और वो चाहता था कि कोई उसे देखे। उसने माना कि उसकी चाल बेशर्म थी, पर वो ये भी कहने लगा कि जब उसने देखा कि लोग हंसते हैं और चर्चा करते हैं, तो उसे लगा कि संभव है यही उसका सामना हो। मीरा ने कहा कि उसने उसे रोका, पर वो उसे गिराने की जगह और अपनी आत्म प्रायश्चित की चाहत के तह में चला गया। वे दोनों सदमे में थे और समझ रहे थे कि उनकी मजाक ने किसी को हंसने की बजाय दर्द दिया है। अकबर ने न्यायिक निर्णय सुनाने से पहले संपूर्ण साक्ष्यों का विश्राम चाहा। उन्होंने कहा कि दंड जरूरी है, पर दंड के साथ सुधार की गारंटी भी होनी चाहिए। उन्होंने शहजाद को सार्वजनिक रूप से क्षमा न दी, पर साथ ही उसे सामाजिक सुधार में लगा दिया। वो दिन आया जब शहजाद ने सोचा कि क्यों न एक मजाक किया जाए जो सबका ध्यान खींच ले। उसने धड़कते दिल से आशा की कि अगर उसने कोई अजीबोगरीब कारनामा कर दिया, जैसे कि अकबर के खाने में कुछ मिलाकर, पर उसे किसी के मरने का निश्चय नहीं था। बस वो चाहता था कि लोग चौंके, चर्चा करें और शहजाद की शरारतों की गूंज महल भर जाए। उस निश्चय में उसने मीरा को भी शामिल किया। उसकी मीठी हंसी और मासूमियत यही सोचने पर मजबूर कर रही थी कि शहजाद का मजाक कोई बड़ी हानि नहीं पहुंचाएगा। वो सिर्फ एक झटका, एक डर और फिर सबका हंसना चाह रहा था। मीरा ने हिचकिचाहट दिखाई, पर शहजाद की जिद और चालाकी ने उसे मनाने में कामयाबी पाई। बस थोड़ा सा असर दिखेगा, उसने कहा। तुम देखना, जब सम्राट कुछ देर के लिए बेहोश सी दिखेंगे तो हम सबको भी शर्माएगी और बात वही खत्म हो जाएगी। इससे बड़ा नामदान हमें कौन देगा। मीरा के मन में अनचाही विचार उठे, पर उसने शहजाद की आंखों में उस बेचैनी को भी देख लिया जो उस पर हावी थी। आत्मस्वीकृति की चाह, किसी से ऊंचा उठने की लालसा। उसने खुद को समझाया कि मजाकों में हदें नहीं होनी चाहिए, पर उस दिन उसकी समझ और शहजाद की आवाज में बनी एक खामोश गठरी ने उसे उसी दिशा में धकेल दिया। रसोई में जाकर शहजाद ने कुछ ऐसा लिया। वर्णन में मैं उस चीज का नाम नहीं लूंगा, पर कहूंगा कि वो एक छोटा सा मिश्रण था जिसे उसने किसी पुराने किस्से की तरह जहर कहा। उसने उसे पूरी तरह से अनदेखा समझ कर रखा, किसी भी वैज्ञानिक या चिकित्सीय जानकारी के बिना। शहजाद का भरोसा सिर्फ ये था कि असर थोड़ा सा होगा और भ्रम पैदा करेगा, कोई मौत नहीं होगी। मीरा ने उसकी आंखों में झांका और वे दोनों हंसे, ये सोचकर कि यह तो सिर्फ एक शरारत है। भोजन के समय अकबर के सामने विशाल थाली रखी गई। मेज पर सजे व्यंजन इतने आकर्षक थे कि किसी को उनके स्वाद की परवाह नहीं थी। सबकी निगाहें अकबर पर टिकी थी। अकबर, जिनकी आंखों में हमेशा लोगों के प्रति आदर था, अपने देवत्यों में से किसी को समझते हुए बोले, आज का भोज विशेष है।
हम सभी को एक साथ मिलकर खाने और हंसने का समय चाहिए। उनका स्वर मधुर था और चेहरा हमेशा की तरह उदार। शहजाद ने भीतर से कांपा। अब पीछे हटना मुश्किल था। उसने अपनी निकटता का उपयोग कर रसोई से निकला और वो छोटा सा मिश्रण थाली के किनारे रख दिया, ऐसे कि वो दिखता भी न हो और असर भी कर दे। फिर वो दूर खड़ा हो गया। लोग हंसे, चर्चा हुई और भोजन शुरू हुआ। खाने के कुछ देर बाद अकबर ने अचानक ठिठक महसूस की। उनकी पीठ पर ठंडी हवाएं गुजरी, आंखों के कोने में अजीब सी धुंध आई और वे कुछ देर के लिए स्थिर रहे। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने तुरंत नजदीक जाकर उनका हाथ पकड़ा और मुख पर ध्यान दिया। अकबर की सांसें अस्थिर हुई, पर वे गहरी नहीं थी। कुछ मंत्रियों ने फुर्ती दिखाई, कुछ ने चिल्लाकर कहा कि कोई जादू किया गया है। मीरा, जो रसोई से आई थी, खड़ी रही और उसके हाथ कांप रहे थे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, पर वो कुछ कह न सकी। शहजाद का चेहरा सफेद पड़ गया, पर उसकी आंखों में कुछ कुछ अब पछतावे की चमक थी। बीरबल बिना विलंब के आदेश देने लगे, लेकिन उनके शब्द कठोर नहीं, सोच समझ वाले थे। उन्होंने दरबार को शांत किया और कहा कि पहले हमें सम्राट को सुरक्षित रखना है। तेज कदमों से शाही वैद्य और कुछ भरोसेमंद मेडिकल सहायक पास आए। वे अकबर को शांत करने की कोशिश करने लगे। शहजाद की सांसें तेज हो गई। उसने उन लोगों की तरफ देखा जो उसकी ओर निगाहें करके कहते थे, अब सामने आने का समय था। मीरा का मन टूट गया और उसने सबके सामने आकर अपनी जुबान खोल दी। उसने बताया कि शहजाद ने एक मजाक किया है, कि वो कुछ मिला कर गया था, पर उसका इरादा किसी को मारने का न था। शहजाद खुद अपनी गलती मानने के लिए नहीं झिझका। वो गिर पड़ा और चिल्लाया कि उसने सोचा था कि ये केवल डराने की चाल होगी। पर बीरबल ने कहा कि इरादे से अधिक परिणाम अहम होते हैं, और परिणाम ये था कि अकबर की जान खतरे में थी। अकबर जिंदा थे, पर कुछ घंटों के लिए उन्हें किसी अजीब सी कमजोरी ने घेर लिया। वैद्य बताते रहे कि किस्मत अच्छी थी कि ये असर बहुत तेज नहीं था, पर यह खतरा एक बड़ा संकेत था। दरबार में अचानक चर्चा का माहौल बदल गया। अब बातें मजाक से न्याय तक चली गई। कुछ मंत्रियों ने तुरंत सख्ती की वकालत की। उन्होंने कहा कि किसी ने भी राजा के भोजन में छेड़छाड़ की, वो जुर्म बड़ा और दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटनाओं को सख्ती से दंड मिलना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई ऐसा कृत्य करने की हिम्मत न करे। शहजाद के चेहरे पर डर व शर्म दोनों छलक रहे थे। उसे पता था कि अब उसे बड़े परिणामों का सामना करना पड़ेगा। बीरबल ने दरबार को रोका और कहा कि इस तरह के मामलों में तुरंत दंड देना आसान है, पर क्या उस दंड से समाज में जो जड़ें हैं वो मिटेंगी? उन्होंने लोगों की आंखों में झांका और वहां जो दाग और दूरी थी उसे समझा। बेशक किसी ने इस तरह का कृत्य किया, पर उसके पीछे जो कारण थे, कोई स्वार्थ, कहीं पर दबा हुआ क्रोध, शायद पहचान की चाह, उन पर भी ध्यान देना जरूरी था। बीरबल ने सुझाव दिया कि पहले ऐसी घटनाओं की तह तक जाकर देखने की आवश्यकता है कि किस तरह इस तरह की शरारतें जन्म लेती है। उन्होंने कहा कि दंड के साथ सुधार भी जरूरी है, खासकर तब जब अपराधी युवा हों और उनके कर्म गलत जुबा से प्रेरित हों। अकबर ने उनकी बातें सुनी और गंभीरता से कहा कि हम न तो अपराध को सही ठहराएंगे और न ही दंड की कठोरता में अंधे बनेंगे। उन्हें न्याय चाहिए, पर साथ ही ये भी चाहिए कि समाज समझे कि इस तरह के मजाक के क्या परिणाम होते हैं। अदालत लगाने का निर्णय हुआ और शहजाद को बहस के लिए पेश किया गया। दरबार में शहजाद की आंखों में शर्म और अज्ञानता का मिश्रण दिखाई दिया। उसकी मां, जो पिछली कतार में बैठी थी, उसे प्रार्थना कर रही थी। मीरा ने भी अपना सिर झुका लिया। कुछ लोगों ने कहा कि उसे वही फांसी की सजा दी जानी चाहिए, पर कुछ ने यह भी कहा कि युवा को शिक्षा और समाज का मार्ग दिखाने की जरूरत है। इस बीच बीरबल ने शहजाद से लंबी बातचीत की। वे चाहते थे कि युवक स्वयं बताए कि उसने ऐसा क्यों किया, उसकी मजबूरियां क्या थी।
और क्या उसे समाज से कोई उम्मीदें थी जिन्हें पूरा न कर पाने से वो उस ओर चला गया। शहजाद ने धीरे धीरे सब कुछ खोल दिया। उसने बताया कि वो हमेशा से समाज में पहचान चाहता था, कि उसके पास न दौलत थी न घर का मान, और वो चाहता था कि कोई उसे देखे। उसने माना कि उसकी चाल बेशर्म थी, पर वो ये भी कहने लगा कि जब उसने देखा कि लोग हंसते हैं और चर्चा करते हैं, तो उसे लगा कि संभव है यही उसका सामना हो। मीरा ने कहा कि उसने उसे रोका, पर वो उसे गिराने की जगह और अपनी आत्म प्रायश्चित की चाहत के तह में चला गया। वे दोनों सदमे में थे और समझ रहे थे कि उनकी मजाक ने किसी को हंसने की बजाय दर्द दिया है। अकबर ने न्यायिक निर्णय सुनाने से पहले संपूर्ण साक्ष्यों का विश्राम चाहा। उन्होंने कहा कि दंड जरूरी है, पर दंड के साथ सुधार की गारंटी भी होनी चाहिए। उन्होंने शहजाद को सार्वजनिक रूप से क्षमा न दी, पर साथ ही उसे सामाजिक सुधार में लगा दिया। उसे अनिवार्य रूप से उन गांवों और कस्बों में भेजा गया जहां लोगों में भय और अज्ञान फैला हुआ था, ताकि वो स्वयं देखे कि उसके एक हल्के मजाक का असर क्या हुआ और कैसे लोगों की जिंदगी इससे प्रभावित हो सकती है। मीरा को भी कुछ राहत मिली। उसे रसोई के वरिष्ठ नियोक्ता के साथ पत्थर की तरह रखा गया, पर अकबर ने उसे आदेश दिया कि वो शहजाद की निगरानी करे और सुनिश्चित करे कि वो सही राह पर लौटे। कुछ मंत्रियों को ये निर्णय नरमी भरा लगा, पर सम्राट ने कहा कि समाज को न्याय तभी मिलता है जब अपराध को मिटाने के साथ साथ अपराधियों को उपयोगी बनाया जाए। तभी भविष्य में ऐसे कृत्यों की पुनरावृत्ति रुकेगी। शहजाद को जब वो सुनहरा आदेश मिला कि उसे गांवों में जाकर लोगों के साथ काम करना है, तो वो पहली बार जीवन में सचमुच कांप उठा। उसे पता था कि ये सजा नहीं, पर सबसे कड़क सबक है। उसे खुद देखना होगा कि सिर्फ एक मजाक किस तरह के दाग छोड़ सकता है। उसने गांवों में जाकर देखा कि भय और विश्वास कितने गहरे घुटे हुए हैं। उसने उन लोगों से मिला जिन्हें उसकी तरह मजाक ने चोट पहुंचाई थी, और देखा कि वे किस तरह किसी भी झटका से टूट जाते हैं। शहजाद ने अपना चेहरा छिपाया और उन लोगों के साथ बैठकर काम किया। वो पानी के इंतजामों में हाथ बटाता, बच्चों को पढ़ाने का काम करता और बूढ़ों से सीखता कि कैसे चुपचाप सहना और समझना जरूरी है। धीरे धीरे उसकी आंखों की चंचलता में गंभीरता आ गई और उसका चेहरा बदल गया। मीरा ने भी अपने आपने को बदला। उसने रसोई में अनुशासन अपनाया और छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा, पर उसके अंदर अब एक आत्मा जाग चुकी थी जो दूसरों की गलती को सुधारने की चाह रखती थी। बीरबल अक्सर उन्हें देखने आते और धीरे धीरे उनकी बातों में एक नया विश्वास भरते। अकबर ने इसे देखा और अपने दरबार में ये निश्चय किया कि आगे से रसोई और भोजन की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए, पर साथ ही वे ये भी सुनिश्चित करना चाहते थे कि लोगों को डराने की वजह खत्म हो। उन्होंने कई नई योजनाएं लागू की, शिक्षा को बढ़ावा दिया, युवाओं के लिए कला और शिल्प के प्रशिक्षण केंद्र खोले और ऐसे कार्यक्रम चलाए जिनसे लोगों में आत्मगौरव बढ़े। समय बीतता गया और शहजाद का जीवन धीरे धीरे बदलता गया। वो अब मजाक करने की बजाय कहानियां सुनाने लगा। उन कहानियों में वह अपने अनुभवों को बांटता और बताता कि मजाक की सीमा क्या होती है। लोग उसे सुनते और अक्सर हंसते थे, पर उनकी हंसी में अब सम्मान भी होता था। मीरा ने उसकी चतुराई को दिशा दी और दोनों मिलकर गांवों में शिक्षा के संदेश फैलाने लगे। कुछ वर्षों बाद जब वे वापस महल आए, तो लोगों ने उन्हें बदलते हुए देखा। न सिर्फ शहजाद का चेहरा बदल चुका था, बल्कि उसकी आत्मा में भी एक नई जिम्मेदारी आ गई थी। अकबर ने भी इस सबक को अपने शासन की नींव बनाया। उन्होंने समझा कि एक मजाक क्या भर सकता है और क्या खाली कर सकता है। उन्होंने कहा कि समाज की संरचना, शिक्षा और न्याय ही ऐसी चीजें हैं जो लोगों को गलत रास्तों से बचा सकती है। बीरबल की सूझबूझ ने इस मामले को दंड की जगह सुधार की दिशा में मोड़ा, और परिणाम ये हुआ कि उस राज्य में ऐसे कई युवा जिन्होंने कभी छोटी छोटी शरारतों को बड़ा मान लिया था, वे अब अपने जीवन को सुधारने लगे।
कहानी का अंत किसी तख्तापलट या भीषण न्याय में नहीं होता, वो एक शांत परिवर्तन में होता है, जहां शहजाद की एक गलती ने उसे अकेले ही नहीं बदला, बल्कि एक पूरे समाज को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मजाक और गंभीरता के बीच का अंतर क्या है। अकबर की दया और निर्णय ने ये सिखाया कि न्याय और दया साथ साथ चलते हैं। और उस दिन के बाद महल की रसोई में और दरबार की गलियों में लोगों की हंसी में एक नया सुर आने लगा, हल्का सा शर्म का रंग, पर साथ में एक सीखने की इच्छा भी। और शहजाद, जिसने कभी राजा के भोजन में जहर मिलाकर मजाक किया था, अब गांवों में जाकर बच्चों को वही सिखाने लगा जिसे उसने कर कर स्वयं सीखा था, कि हर कृत्य का परिणाम होता है और जिम्मेदारी के बिना मजाक का नाम भी अपराध है। अकबर के दरबार में एक अजीब सी हलचल उठी। न तो युद्ध की तैयारी थी, न ही कोई बड़ा उत्सव, पर उस दिन कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी चर्चा आने वाले दिनों तक हर गली नुक्कड़ में होगी। अकबर, जिनकी जिज्ञासा सदैव जीवित रहती थी, कुछ नया देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि दरबार में बैठे लोगों के भीतर छुपी सच्चाइयां और कमजोरियां सामने आए। बीरबल भी वही थे। उनकी आंखों में हमेशा की तरह नाई ढीठ शरारत और गहरी समझ का मिश्रण था। सब कुछ उसी तरह सामान्य लग रहा था। सिंहासन पर अकबर, उनके बगल में बीरबल और चारों ओर मंत्रियों की शान। पर आज अकबर के मन में एक विचित्र विचार आया। वे अचानक उठे और बोले, बीरबल, आज हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे हम समझ सके कि असली सम्मान किसे मिलता है। क्या सिर्फ चापलूसी और दिखावे से मिली गरिमा ही असली है, या कुछ और भी है? बीरबल ने सर हल्का किया और मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मैं तैयार हूं। जो खेल आप चाहें। अकबर ने झट से कहा, आज मैं किसी ऐसे प्राणी को ताज पहनाऊंगा जिसे कभी किसी ने राजा नहीं समझा। मुझे दिखाओ कि लोग उस पर किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं। दरबार में सबको हैरानी हुई। मंत्री और दरबारी आपस में बातें करने लगे। कौन सा प्राणी? शेर? हाथी? पर अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, आज मैं बकरी को ताज पहनाऊंगा। कुछ लोग हंसे, कुछ ने सर पकड़ लिया और कुछ की आंखों में गहरी चिंता उभर आई कि क्या यह मित्रता का मजाक है या कोई बड़ी सीख। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हजूर, बकरी को ताज पहनाना केवल दिखावा नहीं, यह हमारे समाज की असलियत पर एक पेचीदा विचार होगा। अकबर ने आदेश दिया कि एक मजबूत सफेद बाजू वाली बकरी लाई जाए, पर किसी तरह के अपमान के इरादे से नहीं। यह परखा जाएगा कि सच्ची राजशक्ति क्या है। बकरी को महल में लाया गया। वो अपने साधारण तरीके से भौं भौं कर रही थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी और उसके कदम कुछ आधे आधे अनजान जैसे। उसने महल की चमक दमक देखी तो शायद वह भी चौंकी, पर वो बकरी थी, रोजमर्रा की, बिना किसी वरमालिकता के। हुक्म हुआ कि उसे सोने जैसा ताज पहना दिया जाए, साफ सुथरा, हल्का और कुछ अलंकृत। जब ताज उसके सिर पर रखा गया तो दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, मानो हवा थम सी गई हो। कुछ मंत्रियों ने कंठ किया, कुछ ने हाथ जोड़े और कुछ तो हंसी के साथ तालियां बजाने लगे। पर उन तालियों के पीछे की वजह अलग थी। वे तालियां निश्चय की तुलना के लिए थी, रिवाज के लिए नहीं। अकबर ने बारीकी से निहारा। उन्होंने कहा, अब देखो, हम इसे ताज पहनाते हैं, पर क्या वाकई ये बकरी राजा बन गई? इसका अधिकार क्या होगा? किस तरह ये शासन करेगी? दरबार में शोर मचा। किसी ने कहा कि बकरी को केवल प्रतीकात्मक सम्मान दिया जा रहा है, किसी ने कहा कि ये अपमान है। तभी बीरबल ने उठकर कहा, हजूर, ताज का अर्थ केवल सिर पर आभूषण नहीं होता। ताज का अर्थ जिम्मेदारी और सेवा भी होता है। आज हम परीक्षण करेंगे, देखेंगे कि जब बकरी को राजा समझा जाएगा तो लोग कैसा व्यवहार करते हैं। जो लोग सच्चे होंगे वे बकरी को सम्मान देंगे, जो फरेब में होंगे वे ताज के पीछे चमक को ही देखेंगे। अकबर ने समस्त अनिवार्य रूप से उन गांवों और कस्बों में भेजा गया जहां लोगों में भय और अज्ञान फैला हुआ था, ताकि वो स्वयं देखे
कि उसके एक हल्के मजाक का असर क्या हुआ और कैसे लोगों की जिंदगी इससे प्रभावित हो सकती है। मीरा को भी कुछ राहत मिली। उसे रसोई के वरिष्ठ नियोक्ता के साथ पत्थर की तरह रखा गया, पर अकबर ने उसे आदेश दिया कि वो शहजाद की निगरानी करे और सुनिश्चित करे कि वो सही राह पर लौटे। कुछ मंत्रियों को ये निर्णय नरमी भरा लगा, पर सम्राट ने कहा कि समाज को न्याय तभी मिलता है जब अपराध को मिटाने के साथ साथ अपराधियों को उपयोगी बनाया जाए। तभी भविष्य में ऐसे कृत्यों की पुनरावृत्ति रुकेगी। शहजाद को जब वो सुनहरा आदेश मिला कि उसे गांवों में जाकर लोगों के साथ काम करना है, तो वो पहली बार जीवन में सचमुच कांप उठा। उसे पता था कि ये सजा नहीं, पर सबसे कड़क सबक है। उसे खुद देखना होगा कि सिर्फ एक मजाक किस तरह के दाग छोड़ सकता है। उसने गांवों में जाकर देखा कि भय और विश्वास कितने गहरे घुटे हुए हैं। उसने उन लोगों से मिला जिन्हें उसकी तरह मजाक ने चोट पहुंचाई थी, और देखा कि वे किस तरह किसी भी झटका से टूट जाते हैं। शहजाद ने अपना चेहरा छिपाया और उन लोगों के साथ बैठकर काम किया। वो पानी के इंतजामों में हाथ बटाता, बच्चों को पढ़ाने का काम करता और बूढ़ों से सीखता कि कैसे चुपचाप सहना और समझना जरूरी है। धीरे धीरे उसकी आंखों की चंचलता में गंभीरता आ गई और उसका चेहरा बदल गया। मीरा ने भी अपने आपने को बदला। उसने रसोई में अनुशासन अपनाया और छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा, पर उसके अंदर अब एक आत्मा जाग चुकी थी जो दूसरों की गलती को सुधारने की चाह रखती थी। बीरबल अक्सर उन्हें देखने आते और धीरे धीरे उनकी बातों में एक नया विश्वास भरते। अकबर ने इसे देखा और अपने दरबार में ये निश्चय किया कि आगे से रसोई और भोजन की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए, पर साथ ही वे ये भी सुनिश्चित करना चाहते थे कि लोगों को डराने की वजह खत्म हो। उन्होंने कई नई योजनाएं लागू की, शिक्षा को बढ़ावा दिया, युवाओं के लिए कला और शिल्प के प्रशिक्षण केंद्र खोले और ऐसे कार्यक्रम चलाए जिनसे लोगों में आत्मगौरव बढ़े। समय बीतता गया और शहजाद का जीवन धीरे धीरे बदलता गया। वो अब मजाक करने की बजाय कहानियां सुनाने लगा। उन कहानियों में वह अपने अनुभवों को बांटता और बताता कि मजाक की सीमा क्या होती है। लोग उसे सुनते और अक्सर हंसते थे, पर उनकी हंसी में अब सम्मान भी होता था। मीरा ने उसकी चतुराई को दिशा दी और दोनों मिलकर गांवों में शिक्षा के संदेश फैलाने लगे। कुछ वर्षों बाद जब वे वापस महल आए, तो लोगों ने उन्हें बदलते हुए देखा। न सिर्फ शहजाद का चेहरा बदल चुका था, बल्कि उसकी आत्मा में भी एक नई जिम्मेदारी आ गई थी। अकबर ने भी इस सबक को अपने शासन की नींव बनाया। उन्होंने समझा कि एक मजाक क्या भर सकता है और क्या खाली कर सकता है। उन्होंने कहा कि समाज की संरचना, शिक्षा और न्याय ही ऐसी चीजें हैं जो लोगों को गलत रास्तों से बचा सकती है। बीरबल की सूझबूझ ने इस मामले को दंड की जगह सुधार की दिशा में मोड़ा, और परिणाम ये हुआ कि उस राज्य में ऐसे कई युवा जिन्होंने कभी छोटी छोटी शरारतों को बड़ा मान लिया था, वे अब अपने जीवन को सुधारने लगे। कहानी का अंत किसी तख्तापलट या भीषण न्याय में नहीं होता, वो एक शांत परिवर्तन में होता है, जहां शहजाद की एक गलती ने उसे अकेले ही नहीं बदला, बल्कि एक पूरे समाज को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मजाक और गंभीरता के बीच का अंतर क्या है। अकबर की दया और निर्णय ने यह सिखाया कि न्याय और दया साथ साथ चलते हैं। और उस दिन के बाद महल की रसोई में और दरबार की गलियों में लोगों की हंसी में एक नया सुर आने लगा, हल्का सा शर्म का रंग, पर साथ में एक सीखने की इच्छा भी। और शहजाद, जिसने कभी राजा के भोजन में जहर मिलाकर मजाक किया था, अब गांवों में जाकर बच्चों को वही सिखाने लगा जिसे उसने कर कर स्वयं सीखा था, कि हर कृत्य का परिणाम होता है और जिम्मेदारी के बिना मजाक का नाम भी अपराध है। अकबर के दरबार में एक अजीब सी हलचल उठी। न तो युद्ध की तैयारी थी, न ही कोई बड़ा उत्सव, पर उस दिन कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी चर्चा आने वाले दिनों तक हर गली नुक्कड़ में होगी। अकबर, जिनकी जिज्ञासा सदैव जीवित रहती थी, कुछ नया देखना चाहते थे।
वो चाहते थे कि दरबार में बैठे लोगों के भीतर छुपी सच्चाइयां और कमजोरियां सामने आए। बीरबल भी वही थे। उनकी आंखों में हमेशा की तरह नाई ढीठ शरारत और गहरी समझ का मिश्रण था। सब कुछ उसी तरह सामान्य लग रहा था। सिंहासन पर अकबर, उनके बगल में बीरबल और चारों ओर मंत्रियों की शान। पर आज अकबर के मन में एक विचित्र विचार आया। वे अचानक उठे और बोले, बीरबल, आज हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे हम समझ सके कि असली सम्मान किसे मिलता है। क्या सिर्फ चापलूसी और दिखावे से मिली गरिमा ही असली है या कुछ और भी है? बीरबल ने सर हल्का किया और मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मैं तैयार हूं। जो खेल आप चाहें। अकबर ने झट से कहा, आज मैं किसी ऐसे प्राणी को ताज पहनाऊंगा जिसे कभी किसी ने राजा नहीं समझा। मुझे दिखाओ कि लोग उस पर किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं। दरबार में सबको हैरानी हुई। मंत्री और दरबारी आपस में बातें करने लगे। कौन सा प्राणी? शेर? हाथी? पर अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, आज मैं बकरी को ताज पहनाऊंगा। कुछ लोग हंसे, कुछ ने सर पकड़ लिया और कुछ की आंखों में गहरी चिंता उभर आई कि क्या यह मित्रता का मजाक है या कोई बड़ी सीख। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हजूर, बकरी को ताज पहनाना केवल दिखावा नहीं, यह हमारे समाज की असलियत पर एक पेचीदा विचार होगा। अकबर ने आदेश दिया कि एक मजबूत सफेद बाजू वाली बकरी लाई जाए, पर किसी तरह के अपमान के इरादे से नहीं। यह परखा जाएगा कि सच्ची राजशक्ति क्या है। बकरी को महल में लाया गया। वो अपने साधारण तरीके से भौं भौं कर रही थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी और उसके कदम कुछ आधे आधे अनजान जैसे। उसने महल की चमक दमक देखी तो शायद वह भी चौंकी, पर वो बकरी थी, रोजमर्रा की, बिना किसी वरमालिकता के। हुक्म हुआ कि उसे सोने जैसा ताज पहना दिया जाए, साफ सुथरा, हल्का और कुछ अलंकृत। जब ताज उसके सिर पर रखा गया तो दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, मानो हवा थम सी गई हो। कुछ मंत्रियों ने कंठ किया, कुछ ने हाथ जोड़े और कुछ तो हंसी के साथ तालियां बजाने लगे। पर उन तालियों के पीछे की वजह अलग थी। वे तालियां निश्चय की तुलना के लिए थी, रिवाज के लिए नहीं। अकबर ने बारीकी से निहारा। उन्होंने कहा, अब देखो, हम इसे ताज पहनाते हैं, पर क्या वाकई ये बकरी राजा बन गई? इसका अधिकार क्या होगा? किस तरह ये शासन करेगी? दरबार में शोर मचा। किसी ने कहा कि बकरी को केवल प्रतीकात्मक सम्मान दिया जा रहा है, किसी ने कहा कि ये अपमान है। तभी बीरबल ने उठकर कहा, हजूर, ताज का अर्थ केवल सिर पर आभूषण नहीं होता। ताज का अर्थ जिम्मेदारी और सेवा भी होता है। आज हम परीक्षण करेंगे, देखेंगे कि जब बकरी को राजा समझा जाएगा तो लोग कैसा व्यवहार करते हैं। जो लोग सच्चे होंगे वे बकरी को सम्मान देंगे, जो फरेब में होंगे वे ताज के पीछे चमक को ही देखेंगे। अकबर ने समस्त दरबारियों को आदेश दिया कि अगले कई दिन वही बकरी उनके साथ रहें और जो भी नियम बकरी के नाम पर दिए जाएंगे उन पर अमल किया जाएगा। शुरू में लोग मजाक समझकर बकरी की नाराजगी और उसकी हरकतों पर हंसे, पर अकबर ने नियम कड़े कर दिए। बकरी के नाम पर जो भी फरमान आएगा उसे सच मानकर पालन करना होगा। अकबर ने स्थानीय गरीबों के लिए भोजन का वितरण बकरी के दरबार के नाम पर कर दिया और कहा कि जो भी दरबार में बैठे व्यक्ति इस काम में अहंकारी या लापरवाह निकला उसका नाम सूची में लिखा जाएगा। मंत्रियों को यह बात भारी लगी। उनमें से कई तो आदतन अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा का इस्तेमाल कर बेतहाशा आर्थिक लाभ उठाते थे। अब यह देखना रोचक था कि वे बकरी के आदेशों के सामने किस तरह अकड़ेंगे या झुकेंगे। पहला दिन आया और आदेश हुआ कि बकरी के नाम पर सैकड़ों गरीब बच्चों को नए कपड़े और पुस्तकें बांटी जाए। कुछ मंत्रियों ने दिखावे के लिए बड़ी बड़ी थैलियां लाद दी, पर जब लोगों ने देखा कि कुछ ने सिर्फ दिखावा किया और कुछ ने सचमुच दिल से दिया, तब फर्क साफ दिखाई दिया। एक मंत्री जो अपनी संपत्ति का नाज था, फटाफट केवल नाम भरकर कुछ चीजें दान कर गया।
उसकी थैली में सब सस्ता और बेबुनियाद था। दूसरी ओर एक छोटा सा अधिकारी जिसने कभी भी अपनी सेवा का बड़ा दिखावा नहीं किया, उसने अपने खेतों से चीजें भेजी और लोगों के घर जाकर वितरण किया। लोगों की आंखें खुल गई, कौन दिखावे का राजा था और कौन सच्चाई का। बीरबल ने देखा कि कुछ मंत्री ताज की चमक से प्रभावित हो रहे हैं। वे बकरी के सामने झूठा सम्मान दिखा रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि राजा का ताज ही सब कुछ तय करेगा। पर बीरबल ने वहां एक और कदम रखा। उन्होंने बकरी के नाम पर दरबार में एक खुला प्रश्न रखा। यदि कोई दरबारी अपने निजी लाभ के लिए गरीबों का हक छीनता है, तो क्या वह राजा कहा जा सकता है? इस सवाल ने दरबार में हलचल मचा दी। कई मंत्रियों की बातें गंभीर हो गई। कुछ ने अपने कर्मों का बचाव किया और कुछ का चेहरा लाल हो गया। धीरे धीरे बकरी का ताज केवल प्रतीक न रहकर एक परीक्षा बन गया। एक बार एक रईस ने बाजार से चावल की बड़ी डली भेजी, पर जब जांच की गई तो पता चला कि दान में मिलाया गया चावल खराब था। इस बात से लोगों के बीच गुस्सा फैला। अकबर ने कहा कि जो इस तरह की धोखाधड़ी करेगा, उसे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया जाएगा। पर बीरबल ने सुझाव दिया कि पहले कारणों को देखा जाए। क्यों एक इंसान दूसरों को बेइज्जत करने को तैयार है? क्या कारण सिर्फ लालच है या कहीं और कोई मनोवैज्ञानिक चोट छिपी है? इस तरह बीरबल ने दंड की बजाय सुधार और समझ का रास्ता अपनाया। बकरी के ताज के साथ ही एक और अजीब परिघटना हुई। लोगों ने बकरी के पास अपनी परेशानियां बतानी शुरू कर दी। एक दिन एक निर्धन मां आई और बोली कि उसके घर की पक्की ईंट गिर गई है और उसके बच्चे सर्दियों में ठंड से कांप रहे हैं। उसने बकरी के ताज को देखकर उम्मीद जता दी कि शायद अब कोई उसकी सुनवाई करेगा। कुछ मंत्री पहले तो हंसे, पर कुछ ने तुरंत कदम बढ़ाया और नगर निगम के अधिकारियों को आदेश दिया कि वे उस गांव में जाकर मुआवजा और मरम्मत करवाएं। ये देखकर लोगों का भरोसा बुढ़ गया कि ताज की तरफ से जो भी आदेश आता है वो किसी काम का होता है। पर क्या ये भरोसा वास्तविक था या केवल ताज की चमक का असर? दरबार में धीरे धीरे बदलाव के संकेत आने लगे। जो मंत्री पहले केवल अपने स्वार्थ में मग्न थे, वे अब थोड़े थोड़े अपने कामों में अलगपन महसूस करने लगे। बकरी का ताज एक दर्पण बन गया जिसमें हर किसी की असलियत झलकने लगी। कुछ लोग अपने बढ़ते हुए अहंकार को छोड़कर जीवन की सादगी को अपनाने लगे। एक युवा दरबारी जिसने हमेशा बड़ी बड़ी डिक्टेशन की थी, उसने खुद गांव जाकर देखे कि किस तरह सामान्य लोग जीवन जीते हैं। उसकी नजरों में पहले की खुदगर्जी की जगह सहानुभूति आई। वही कुछ बड़े जमींदार जो कभी सरकारी योजनाओं को रोकते थे, अचानक जाकर उन योजनाओं में सहयोग करने लगे, क्योंकि उन्हें समझ आया कि ताज के नाम पर जनता की भलाई उनकी प्रतिष्ठा से अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। कहानी का एक मोड़ तब आया जब बकरी अचानक गायब हो गई। दरबार में उथल पुथल मच गई। कहीं किसी ने कहा कि यह अपमानजनक चाल थी, कहीं कहा गया कि यह किसी साजिश का हिस्सा है। बीरबल ने शांति रखते हुए कहा, हमें पहले कारण पता करना होगा कि बकरी कहाँ गई। पर इससे पहले कि हम उन पर उंगली उठाएं, ये देखें कि इस ताज के असली अर्थ क्या थे। अकबर ने स्वयं गांवों में भेजे गए लोगों से पूछा और जाना कि किस तरह बकरी के नाम पर किए गए कार्यों ने लोगों की जिंदगियां बेहतर की थी। पर असल सवाल था, किसने उसे चुराया और क्यों? तलाश के समय बीरबल ने दरबार के अंदर पर नोटिसिंग एक छोटे से सांकेतिक संकेत को पकड़ा। कुछ दरबारियों की चाल असामान्य थी। उनकी आंखों में डर और अपराध की झलक थी। बीरबल ने धीरे धीरे उन सबका विचार किया और एक योजना बनाई। उसने अकबर के सामने प्रस्ताव रखा कि बकरी को राजा की तरह सार्वजनिक रूप से फिर से लेकर आना चाहिए और साथ ही सबको आमंत्रित करके एक बड़ा उत्सव रखा जाए, जहां हर कोई ईमानदारी से अपने कर्मों की गवाही दे। अकबर ने यह सहमति दी और आदेश हुआ कि बकरी को ढूंढा जाए। जांच के दौरान पता चला कि बकरी को किसी छोटे से अंग्रेजी व्यापारी ने दूजा शहर भेजने की कोशिश की थी। उसने सोचा कि यदि बकरी का ताज
और उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई तो उसके मुनाफे में वृद्धि होगी। ये खोज एक बार फिर से दिखा गई कि पैसा और लाभ की चाह कैसे हृदय को अंधकार में धकेल देती है। पर सबसे दिलचस्प बात यह थी कि जब व्यापारी को पकड़ा गया, उसने खुद रोकर कहा कि उसने सोचा था कि यह केवल मजाक है, एक व्यापारिक अंतर्ज्ञान, न कि किसी की जिंदगी बदलने वाला कदम। उसकी आंखों में पछतावा था, पर क्या पछतावे से सभी दोष माफ हो जाते हैं? अकबर ने फैसला किया कि अपराध का दंड होगा, पर वो दंड केवल सख्ती नहीं बल्कि सुधार का मार्ग होगा। व्यापारी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी और उसे आदेश दिया गया कि वो अपने व्यापार के लाभ का एक हिस्सा उन गांवों में लगाए जहां बकरी के नाम पर मदद की गई थी। साथ ही उसे जनता के सामने जाकर बताना होगा कि उसने क्या किया और किस लिए उसने माफी मांगी, ताकि अन्य लोग भी सीखें कि लाभ के लिए किसी की भावनाओं का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बकरी को ताज पहनाकर फिर महल ले जाया गया और अकबर ने उस दिन दरबार में बोलकर कहा, ताज किसी के लिए अपमान का कारण नहीं बनना चाहिए, ये जिम्मेदारी का प्रतीक है। अगर हम किसी को ताज पहनाते हैं तो हमें उसके साथ न्याय भी निभाना चाहिए, न कि उसे केवल शो की वस्तु माने। बकरी जैसे तैसे शांति से महल के एक छोटे से आंगन में खड़ी रही, पर उस दिन की शिक्षा ने कहीं ना कहीं दरबार के लोगों के भीतर गहरी छाप छोड़ी। समय के साथ बकरी की कहानी हर गांव में फैल गई। किसी ने इसे हंसी में लिया, किसी ने इसे उल्टा सीधा समझा, पर जिन लोगों ने सचमुच उस दिन के आदेशों का पालन किया, उनकी जिंदगियां बदल गई। अकबर ने अपने शासन में नए नियम बनाए कि जनता के लिए किए गए दान और योजनाएं पारदर्शी हों, और जो लोग दिखावे के लिए दान दे वे सार्वजनिक सूची में रहें। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, आपने बकरी को ताज पहनाया, पर उस ताज ने कई लोगों के चेहरे का नकाब हटा दिया। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हमें अक्सर वही करना चाहिए जो परित्यक्त और नगण्य दिखता है, क्योंकि सच वही है जो अनदेखा रहता है। कहानी यही समाप्त नहीं होती। वर्षों बाद भी जब कोई नया अधिकारी सिंहासन पर बैठता, उसे याद दिलाया जाता कि बकरी को ताज पहनाना केवल एक चतुर खेल नहीं था, वो उस समाज की परीक्षा थी जो अपनी असलियत से बचता था। और जब भी कोई गरीब दूसरों से मदद मांगता, तो दरबार में बैठे कई लोगों की आंखों में वही चमक आ जाती जो पहले उस दिन बकरी के सामने आई थी। एक छोटी सी शर्म और फिर बदले की ठानी हुई भला करने की चाह। अकबर और बीरबल की वो चाल जिसने बकरी को ताज पहनाया, लोगों को दिखा गई कि सच्चा सम्मान किसे मिलता है। वो नहीं जो सिर पर आभूषण दे, पर वो जो दिल से सेवा करे। और इस तरह बकरी, जिसने कभी किसी का तिरस्कार झेला होता, वो बन गई उस दिन की कहानी का सशक्त प्रतीक। एक ऐसा प्रतीक जो बताता है कि सच्चा ताज